अगर इलेक्ट्रिसिटी में बात करें तो पावर फैक्टर एक मेन रोल निभाता है। मीन्स जब कभी भी हम कोई बिल भरते हैं तो उसमें पावर फैक्टर लो हाई ये सब इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा कहा जाता है कि पावर फैक्टर लो ना चला जाए, पावर फैक्टर हाई ना चला जाए। लेकिन इन सब चीज़ों से जानने से पहले हमें पहले ये पता होना चाहिए पावर फैक्टर होता क्या है। आज मैं वही बात करने वाला हूँ। आइए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। कोई भी गिलास को सॉफ्ट ड्रिंक जब उसमें उड़ेलते हैं तो फ्रेंड्स उसमें देखिए जो सॉफ्ट ड्रिंक होती है रियल में वो यहाँ तक होती है। मीन्स इतना भरा रहता है और उससे बाद में ऊपर झाग बन जाते हैं जो किसी काम के नहीं होते, थोड़ी देर में वो बैठ जाते हैं। ठीक है, तो अगर मैं इसको एक कोल्ड ड्रिंक से भरा हुआ जग या गिलास मान लूं तो फ्रेंड्स जितने भाग में नीचे नीचे ये सॉफ्ट ड्रिंक रहती है प्रॉपर, उस भाग को हम क्या कह सकते हैं, एक्टिव पावर। एक्टिव पावर को डिनोट करते हैं पी से। ठीक है फ्रेंड्स, एक्टिव पावर को पी से डिनोट करते हैं। उसके बाद जितने भाग में झाग है उस झाग को मैं मान लेता हूं कि ये रिएक्टिव पावर है और इसको कहते हैं क्यू, और इन दोनों को मिला के होती है एपरेंट पावर। ठीक है फ्रेंड्स, पावर फैक्टर को समझने से पहले हमें ये तीनों पावर समझनी पड़ेंगी और इलेक्ट्रिसिटी इन तीन पावर की वजह से ही पूरा डिपेंड करती है, इन तीनों पर ही डिपेंड करती है और इन तीनों से ही कोई भी चलती है। तो ये कैसे होता है, क्या होता है, वो समझते हैं फ्रेंड्स। देखिए एपरेंट पावर को हिंदी में क्या कहते हैं ये मैं बताता हूं आपको एक एक करके। पहले समझते हैं एक्टिव पावर। देखिए नंबर 1 एक्टिव पावर, इसको डिनोट करते हैं किससे, पी से। एक्टिव पावर को फ्रेंड्स वास्तविक शक्ति भी कहते हैं। वास्तविक शक्ति, अगर मैं हिंदी की बात करूं तो रियल पावर या वास्तविक शक्ति कहते हैं। फ्रेंड्स देखिए वास्तविक पावर आती कहां से है। हम इलेक्ट्रिसिटी में तीन चीज यूज करते हैं, रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस और इंडक्टर। रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस, ये क्या होते हैं मैं आपको बताता हूं। देखिए फ्रेंड्स, जो हम इस तरीके से शो करते हैं, ये जो सिंबल है ये रेजिस्टेंस का है। ठीक है, और किसी भी सर्किट में यदि हम ये रेजिस्टेंस यूज कर रहे हैं, ये मैंने यहाँ पे एक बैटरी लगा दी और ये इसको जोड़ दिया, तो फ्रेंड ये जो रेजिस्टेंस R, इसमें जो इलेक्ट्रिसिटी जाएगी या जो पावर होगी, वोल्टेज और करंट जो भी प्रवाहित होगी, उसको हम रेजिस्टेंस लगाने के बाद वो होगी एक्टिव पावर, या जो रेजिस्टेंस जिसमें होता है वो वास्तविक शक्ति पे काम करता है। मीन्स रेजिस्टेंस जिस सर्किट में लगा है, खाली रेजिस्टेंस लगा है जिस सर्किट में, उसमें एक्टिव पावर होगी, रिएक्टिव पावर और एपरेंट पावर नहीं होगी। सीधी सी बात। अब एक्टिव पावर हो गई रेजिस्टेंस बेस, अब रिएक्टिव पावर कहां होगी फ्रेंड्स। रिएक्टिव पावर की बात करें तो देखिए नंबर 2 रिएक्टिव पावर। रिएक्टिव पावर रिएक्टिव पावर फ्रेंड्स इसके सर्किट कैसे होता है। रिएक्टिव पावर मतलब हो गया कि जब हम कैपेसिटर और इंडक्टर का प्रयोग करते हैं, मींस इंडक्टर मींस मोटर जिसमें कॉइल होती हैं, तो जब हम इंडक्टिव लोड और कैपेसिटिव लोड का यूज करते हैं तो वो रिएक्टिव पावर जनरेट करते हैं। ठीक है, दोनों प्रकार की, पॉजिटिव रिएक्टिव भी होती है और निगेटिव भी होती है। कैपेसिटर यूज करोगे तो पॉजिटिव होगी और इंडक्टर यूज करोगे निगेटिव होगी। वो चीज हम आगे समझेंगे फ्रेंड्स। तो देखिए यदि ये सर्किट मैं बना देता हूं, एक मान लीजिए इसमें एक कैपेसिटर लगा है और एक पैरेलल में इंडक्टर लगा। इंडक्टर को कॉइल को इस तरीके से डिनोट करते हैं। तो फ्रेंड्स इस सर्किट में जो पावर होगी, जो अगर हम यहां से पावर मेजर करेंगे तो ये कैसी होगी, रिएक्टिव पावर होगी, क्योंकि इसमें एक इंडक्टर और कैपेसिटर यूज किया है। या खाली एक कैपेसिटर भी कर सकते हैं, एक इंडक्टर भी कर सकते हैं। मींस अगर हम कैपेसिटर भी यूज कर रहे हैं तो भी वो रिएक्टिव पावर जनरेट करेगा और ये कर रहे हैं तो भी रिएक्टिव पावर जनरेट करेगा। लेकिन कोई भी मशीन चलाने के लिए हमें जरूरत पड़ती है वास्तविक शक्ति की, यानी एक्टिव पावर की। फ्रेंड्स कौन सी शक्ति की, इसकी जो खर्च होती है ये होती है। ठीक है, अब तीसरी होती है फ्रेंड्स, तीसरी की अगर मैं बात करूं तो इसमें एपरेंट पावर। एपरेंट पावर, एपरेंट पावर मींस आभासी शक्ति भी बोलते हैं इसको हम। ठीक है, क्या बोलते हैं, आभासी शक्ति। तो आभासी शक्ति में क्या होगा, देखो फ्रेंड्स ये भी और ये भी दोनों मिक्स करना पड़ेगा, यानी उसमें रेजिस्टेंस भी हो और इंडक्टर या कैपेसिटर भी हो। जैसे मैं ये बना दूं, एक ये रेजिस्टेंस लगा है और यहां मैंने एक इंडक्टर लगा दिया। अगर इस तरीके का सर्किट है तो ये कैसी पावर जनरेट करेगा, ये करेगा एपरेंट पावर, यानी इसमें रेजिस्टेंस भी है
और इंडक्टेंस भी है। इंडक्टर को L से डिनोट करते हैं, कैपेसिटेंस को C से और L से। और ये इंडक्टर ना लगा करके अगर मैं कैपेसिटर लगाऊंगा तब भी वो अपरेंट पावर में ही होगा, या दोनों भी लगाऊं, अगर मैं इसमें और एक कैपेसिटर भी लगा दूं तब भी वो ये अपरेंट पावर में हो। जिसमें रेजिस्टेंस और इंडक्टर या रेजिस्टेंस और कैपेसिटर ये दोनों होंगे तो उनको हम ये कहते हैं। ठीक फ्रेंड्स, तो इस तरीके से ये हो गया सर्किट। अब मैं बात करता हूं एक्टिव पावर। एक्टिव पावर का क्या होता है फ्रेंड्स, जो फॉर्मूला होता है, मींस जो यूनिट होती है उसको हम नापते हैं वाट में। किस में नापते हैं? वाट में। रिएक्टिव पावर को नापते हैं हम फ्रेंड्स kVAR में। किसमें? kVAR में। और इसको अपरेंट पावर को नापते हैं फ्रेंड्स kVA। kVA मींस 1000। तो VA भी कह सकते हो आप इसको, VAR भी। अगर मैं यहां से K हटा दूं तब भी काम हो जाएगा, क्योंकि वो वाट है, ये VAR है और ये VA है। ठीक है, VAA का मतलब हो गया वोल्टेज और करंट का मल्टीप्लाई कर दीजिए, या वोल्टेज और करंट का मल्टीप्लाई कर दीजिए, लेकिन R है तो इंडक्टर वाले केस में और कैपेसिटर वाले केस में होगा, और ये वाट। ये तीन इसकी यूनिट होगी। क्या होगी? तीनों यूनिट। अब मैं फ्रेंड आपको इनको बताता हूं ये काम कैसे करती हैं। ठीक है, क्योंकि हमें समझना पावर फैक्टर। आप तीन चीजें समझ गए, एक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर, अपरेंट पावर। जिसमें रेजिस्टेंस खाली लगा होगा वहां एक्टिव पावर होगी, जिसमें रेजिस्टेंस ये कैपेसिटर या इंडक्टर कैपेसिटर दोनों लगे होंगे वो रिएक्टिव पावर जनरेट करेंगे, और जिस सर्किट में रेजिस्टेंस और इंडक्टर दोनों होंगे वहां अपरेंट पावर जनरेट होगी। तो फ्रेंड्स, मोटर में ये दोनों तीनों चीजें होती हैं, तो वहां पर हमारी रिएक्टिव पावर भी यूज होती है, मींस वहां पर टोटल अपरेंट पावर होती है हमारी। इंडक्टर भी होता है उसमें, और रेजिस्टेंस भी अगर हम लगाते हैं तो रेजिस्टेंस भी होता है। तो रेजिस्टेंस कई तरीके से लगाया जाता है फ्रेंड। रेजिस्टेंस जो है नॉर्मली आप देखोगे तो रेजिस्टेंस, पहले बल्ब आते थे वो रेजिस्टिव होते थे, और जो हमारा हीटर आता है वो हीटर भी रेजिस्टिव होता है। तो इस तरीके से भी होता है, और रेजिस्टेंस जो इलेक्ट्रिसिटी का विरोध करता है वो रेजिस्टेंस कहलाता है। ठीक है फ्रेंड्स, इंडक्टर क्या होता है? देखिए, एक चीज मैं इससे पहले आपको और बताता हूं फ्रेंड्स। अगर इन तीनों को केस में मैं इस तरीके से बना लूं कि ये देखिए, मैं एक ट्रायंगल बना देता हूं जिसे हम पावर फैक्टर समझने में आसानी होगी। आभासी शक्ति को हम किससे डिनोट करते हैं? S से, और इसको किससे डिनोट करते हैं? Q से। ठीक है, और इसको P से। तो इसमें अगर ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री का है फ्रेंड्स, तो यहां क्या होती है, जो इस पे होती है, ये होती है Q, यानी ये होगी रिएक्टिव पावर। हमेशा लंब के रूप में रिएक्टिव पावर, और बेस में जो होगी वो एक्टिव पावर P होगी, और यहां S होगी। तो S को किससे मेजर करते हैं? VA से। और Q को किससे मेजर करते हैं? VAR से, ये यूनिट है इसकी, और P को वाट से। ठीक है, ये समझ में आया। अब इनके बीच में यहां होता है एक एंगल, इसको हम फाई कहते हैं। तो फ्रेंड्स, होता क्या है आप देखिए, ये अब पावर फैक्टर क्या होता है? पावर फैक्टर की कोई यूनिट होती है। अब मैं बात करता हूं पावर फैक्टर। पावर फैक्टर क्या होता है फ्रेंड्स? तो पावर फैक्टर में ये P एक्टिव पावर है, और ये S अपरेंट पावर है, आभासी शक्ति और वास्तविक शक्ति। तो इनका जो अनुपात होता है वो, यानी ये पहले आएगा वास्तविक शक्ति, या इसको आप रियल पावर या एक्टिव पावर कह सकते हो, P डिवाइड बाई अपरेंट पावर या आभासी शक्ति। आभासी शक्ति, और इसको अंग्रेजी में कहते हैं S, या S से डिनोट करते हैं, और इसको क्या कहते हैं? अपरेंट पावर। तो क्या हो गया? P अपॉन S। यदि हम एक्टिव पावर को इससे डिवाइड कर दें तो हमारा आ जाएगा पावर फैक्टर। क्या आ जाएगा? पावर फैक्टर, पहली चीज। ठीक है, अब दूसरी चीज, अगर मैं दूसरी भाषा में इसको बताऊं तो मैं एक भाषा और बता देता हूं इसकी फ्रेंड्स। इसको दूसरी भाषा में कहते हैं कि वोल्टेज और करंट के बीच के कोण का कोसाइन। क्या होगी दूसरी परिभाषा इसकी? सेकंड परिभाषा में लिख देता हूं, V व I के बीच का कोण और उसका कोसाइन यदि हम कर देते हैं, मींस VI cos फाई कहलाता है। तो उसका कोसाइन अगर मैं करूं तो बीच का कोण क्या है? फाई, और फाई के बीच का करेंगे V और I के बीच के कोण के कोसाइन को भी हम पावर फैक्टर कहते हैं। ये एक परिभाषा है इसकी। तो आप इस पे इसको मेन ध्यान दीजिए, वास्तविक शक्ति को। तो फ्रेंड्स, अगर हमें पावर फैक्टर जानना है तो हमें किसी का
एक्टिव पावर और एपरेंट पावर, ये दोनों पता होना चाहिए। अब बात क्या आती है, ये घटता बढ़ता कैसे है फ्रेंड्स? देखिए ये एंगल जितना छोटा होगा, जो हमारा पावर फैक्टर होता है वो cos फाई से डिनोट होता है। किससे? cos फाई से। जैसा मैंने यहां लिखा कोण, तो कोण है इन दोनों के बीच में 5, cos 5, ये होता है पावर फैक्टर cos 5। तो cos 5 मीन्स, अब मैं एक चीज आपको और बताऊं फिर फ्रेंड्स, cos 5 अगर ये एंगल फाई एक डिनोशन है, फाई मान लीजिए यहां पे अभी 50 डिग्री का है, 70 डिग्री का है, जैसे जैसे रिएक्टिव पावर बढ़ेगी, अब रिएक्टिव पावर बढ़ेगी तो ये एंगल बढ़ेगा, ठीक है, और एंगल बढ़ेगा तो पावर फैक्टर हमारा बढ़ेगा। सीधा सा फॉर्मूला है, यदि हमारे बीच का एंगल बढ़ता है, बी और आई के बीच का एंगल बढ़ता है तो पावर फैक्टर बढ़ जाएगा, यानी आगे बढ़ जाएगा, और जैसे जैसे रिएक्टिव पावर हमारी कम होगी वो हमारा कम हो जाएगा। अब रिएक्टिव पावर कम करने के लिए क्या करना पड़ेगा? ये इंडक्टिव लोड को कम करो या कैपेसिटिव लोड को कम करो। अगर इंडक्टिव लोड है तो इसको कम करो और कैपेसिटिव लोड है तो इसको कम करो। या फिर दूसरा तरीका है, मान लीजिए केवल इंडक्टिव लोड चला रहे हो तो इंडक्टिव के साथ में कैपेसिटिव लोड भी जोड़ो, दोनों को जोड़ो, ठीक है, क्योंकि इंडक्टिव और कैपेसिटिव यानी एल और सी ये एक दूसरे के विपरीत होते हैं। एल नीचे की दिशा में चलता है और सी ऊपर की, सी पॉजिटिव होता है, एल निगेटिव होता है। अगर हम इन दोनों की मात्रा बराबर बराबर, मान लीजिए ये 1 kVAR और ये भी 1 kVAR, मैं दोनों जोड़ देता हूं तो ये क्या हो गया? पावर फैक्टर यहां इसका 0 रहेगा, ये इससे इसको कैंसिल कर देगा। लेकिन अगर मैं इसको 1 kVAR और इसको 2 kVAR रखूं तो इंडक्टर इसमें ज्यादा है, तो उस केस में क्या होता है कि हमें रिएक्टिव पावर, यानी जो हमारी ये रिएक्टिव पावर है ये कम करनी पड़ती है। और कम करने के केस में हम क्या करते हैं, मान लो इंडक्टिव लोड मोटर है हमारी 5 किलोवाट की, तो हमें उसी के अकॉर्डिंग यहां पर जितने केवीआर का हमारा यहां लोड बन रहा है उसी केवीआर का कैपेसिटेंस लगाना पड़ता है या कैपेसिटर बैंक लगाने पड़ते हैं उसको यूनिटी करने के लिए या बराबर करने के लिए। अब यूनिटी पावर फैक्टर क्या होता है फ्रेंड्स? देखो यूनिटी पावर फैक्टर एक फॉर्मूला तो ये हो गया कि हमें अगर वास्तविक शक्ति P पता है और आभासी शक्ति S पता है, वास्तविक शक्ति मींस P मींस एक्टिव पावर या रियल पावर पता है और एपरेंट पावर पता है, तो दोनों को डिवाइड कर दीजिए, आपको पावर फैक्टर मिल जाएगा, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर V और I के बीच का कोण पता है, ये कोण पता है, तो आप उसका कोसाइन निकाल लीजिए तब भी मिल जाएगा, दो चीज। तीसरी चीज फ्रेंड्स होता क्या है कि देखिए ये जो है VAR, अगर मैं इसको कम कर दूं मींस VAR का लोड है ये कम करता चला जाऊं, तो कम करता चला जाऊं ये पास आता चला जाएगा, मींस इस तरीके से पास आता चला जाएगा और पास आएगा और लास्ट में ये एक लाइन बन जाएगा, ठीक है, ये दोनों आके एक लाइन पे आ जाएंगे, मींस इनके बीच का कोण, ये कोण छोटा होता चला जाएगा जैसे जैसे VAR या रिएक्टिव पावर को हम कम करेंगे। तो यहां जब 0 हो जाएगा तो cos 0 मींस ये 0 हो गया, तो आपको cos 0 का जो मान होता है वो 1 होता है, इसको बोलते हैं यूनिटी पावर फैक्टर। फ्रेंड्स अगर आपसे कोई पूछता है यूनिटी पावर फैक्टर क्या होता है, तो ये होता है यूनिटी पावर फैक्टर जब हमारा पावर फैक्टर एग्जैक्ट 1 हो जाए, ना तो लीड करे ना तो लैग करे, तो उस केस में हमारा पावर फैक्टर क्या है, cos 0 बराबर 1 हो गया, cos फाई, तो ये क्या होगा यूनिटी पावर फैक्टर, यानी पावर फैक्टर बिल्कुल 1 चल रहा है। तो हमारा पावर फैक्टर ना तो डाउन चलना चाहिए ना तो अप डाउन कब चलता है, हमारे पास ज्यादातर मोटरें होती हैं और मोटरें होती है इंडक्टर लोड, तो जो मोटर जितनी भी हैं वो सारी इंडक्टिव लोड है और वो पावर फैक्टर को डाउन करती हैं, ठीक है। अब कैपेसिटर लगाने पड़ते हैं। अब मान लीजिए दो चीजें हो गई हैं फ्रेंड्स कि आजकल मैं एक चीज इसमें और बताता हूं कि आजकल क्या हो रहा है कि लोड हो गया बहुत कम, मींस जहां हमारा 4000 5000 एम्पियर लोड चल रहा था आज वो 100 एम्पियर 150 एम्पियर 200 एम्पियर 500 एम्पियर लोड चल रहा है, मींस खाली लाइट का लोड है। अब लाइट में क्या हो जाता है, हमारी जितनी भी लाइट लगी हुई है फ्रेंड्स, हम लाइट मूव करके एलईडी पे, एलईडी क्या है, कैपेसिटर, जब एलईडी का सर्किट बनाया जाता है तो उसमें कैपेसिटर लगाया जाता है, यानी वो कैपेसिटिव लोड है। जो एलईडी लाइट है वो रेजिस्टिव लोड नहीं, वो कैपेसिटिव लोड है फ्रेंड्स। तो मींस आप ये समझिए कि उसमें आप कैपेसिटर बढ़ा रहे हो। इंडक्टिव लोड मोटरें तो हो गई बंद क्योंकि लोड नहीं है आजकल बिल्डिंग में, मैन्युफैक्चरिंग में अगर लोड नहीं है तो कैपेसिटर बढ़ गया, लाइट जला दी, मोटरें बंद कर दी तो इंडक्टिव लोड बिल्कुल 0 हो गया और लाइट एलईडी जो है वो कैपेसिटिव लोड है, कैपेसिटिव लोड बढ़ गया। तो उस केस में क्या होता है कि हमारा जो पावर फैक्टर है वो पॉजिटिव, ज्यादा पॉजिटिव हो जाता है, यानी वो माइनस साइन शो करने लगता है उसमें कि भाई हमारा पावर फैक्टर निगेटिव में जा रहा है। तो उस केस में भी पेनल्टी होती है, चाहे फ्रेंड्स वो निगेटिव में जाए और चाहे वो बिल्कुल कम हो जाए, तो दोनों ही केस में हमें हानि होती है। तो सबसे ज्यादा क्या होगा कि जब पावर फैक्टर हमारा यूनिटी रहेगा यानी 0.99, 0.98 या 1 रहेगा,
उस समय हमारा सबसे ज़्यादा फायदा होगा। रिएक्टिव पावर क्या है फ्रेंड्स, देखो ये कम हो जाएगी, यानी अगर हम कोई सॉफ्ट ड्रिंक खरीदते हैं तो जिस सॉफ्ट ड्रिंक, मान लीजिए हमने सॉफ्ट ड्रिंक का गिलास भरना है, तो फ्रेंड्स हम क्या करते हैं, उसको धीरे धीरे भरते हैं जिससे हमारी उसमें सॉफ्ट ड्रिंक ज़्यादा आ जाए। अगर हमने जोर से इसमें डाल दिया तो इसमें झाग ज़्यादा हो जाएंगे और सॉफ्ट ड्रिंक कम आएगी। मीन्स पीने के लिए तो थोड़ा सा मिलेगा और गिलास दिखेगा बहुत बड़ा, आभासी। दूसरे को देखने के लिए बोलेगा गिलास भर के लिया है और उसमें यूज होगा, हमारे लिए होगा थोड़ा सा ही। तो इसलिए जो एक्टिव पावर को बढ़ाने के लिए रिएक्टिव पावर कम करनी रहती है, और रिएक्टिव पावर कम करने के दो तरीके हैं, इंडक्टिव और कैपेसिटिव लोड को बैलेंस कर दीजिए। मींस अगर इंडक्टिव लोड चल रहा है तो उसमें कैपेसिटर लगा दीजिए, और कैपेसिटिव लोड चल रहा है तो उसमें इंडक्टर लगा दीजिए। तो होता क्या है, जब हमारी माइनस में जाने लगता है पावर फैक्टर, तब भी हमें पेनल्टी आती है, और उस केस में हमें क्या करना पड़ता है, आइडियल कंडीशन में 1 या 2 मोटरें ऑन करके रखनी पड़ती हैं कि हमारा पावर फैक्टर 1 या 0.99 बना रहे। फ्रेंड्स, आशा करता हूं आपको ये समझ आया होगा पावर फैक्टर होता क्या है। इसमें और भी डीपली है, लेकिन मैं ज़्यादा डीपली जाना नहीं चाहता, क्योंकि अगर मैं ज़्यादा डीपली जाऊंगा तो वो नेक्स्ट वीडियो में जाऊंगा, इस वीडियो में समझ में नहीं आएगा।